नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, ट्विटर ने बीजेपी के झूठ का कर दिया पर्दाफाश, टूल किट को बताया फर्जी। हमास इजराइल के बीच संघर्ष विराम, दोनों पक्षों ने किए जीत के दावे। टीएमसी नेता होंगे हाउस अरेस्ट, ममता ने बीजेपी सांसद पर शुरू की कार्रवाई। बलात्कार मामले में तहलका के पत्रकार तरुण तेजपाल 8 साल बाद बरी। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी, मगर चारों तरफ सन्नाटा। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। ट्विटर ने बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा के उस टूल किट को फर्जी करार दिया है जिसे उन्होंने कांग्रेस का बताकर ढेर सारे आरोप लगाए थे। ट्विटर ने संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड बताया है। पात्रा ने ये ट्वीट 18 मई को किया था। इसमें इस कथित टूल किट के स्क्रीनशॉट्स को शेयर किया गया था। पात्रा ने कहा था कि कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे कोरोना के नए वेरिएंट को मोदी स्ट्रेन या इंडिया स्ट्रेन करके प्रचारित करें। कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए इस टूल किट को फेक करार दिया था और कहा था कि उसने ऐसा कोई टूल किट नहीं बनाया है। इसके बाद बीजेपी के कई नेताओं के खिलाफ कांग्रेस ने शिकायत भी दर्ज कराई थी। पात्रा के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय सहित कई नेताओं ने इस टूल किट को लेकर ट्वीट किए थे। कांग्रेस ने कहा था कि बीजेपी ने कोरोना प्रबंधन से लोगों का ध्यान हटाने के लिए नकली टूल किट बनाया है और वो इसे ये कहकर प्रचारित कर रही कि ये कांग्रेस ने बनाया है। इसके अलावा फैक्ट चेक करने वाली न्यूज वेबसाइट ऑल्ट न्यूज ने भी तथ्यों की पड़ताल करके कहा था कि इस टूल किट को जाली लेटर हेड पर बनाया गया है। तो सबसे पहले तो ये कि एक देश दुनिया की जो सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, वो पार्टी इतने बड़े फर्जीवाड़े में उलझी पाई गई है। जिस दिन ये टूल किट उन्होंने जारी किया था संबित महापात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और फिर ट्वीट करके, उसी समय ये साफ लग रहा था कि ये टूल किट फर्जी है, इसमें कोई दम नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि बीजेपी का इतना चर्चित प्रवक्ता इस तरह से इसको सोशल मीडिया पर और पूरे देश के सामने रखता है। उसके बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उस पर ट्वीट करते हैं, कांग्रेस पर अटैक करते हैं। स्मृति ईरानी बहुत ही घटिया ढंग से ट्वीट करती हैं और ये आरोप लगाती हैं कि कांग्रेस शेम हिंदू ब्लेम हिंदू की पॉलिटिक्स कर रही है। तो ये तमाम तरह के घटिया आरोपों के साथ ये फर्जीवाड़ा बीजेपी के इन बड़े नेताओं ने मिलकर किया था, जिसका ट्विटर ने पर्दाफाश कर दिया है। इससे बीजेपी की फजीहत होनी लाजमी है, लेकिन बीजेपी शर्मिंदा होगी इसमें शक है। इसमें शक की पूरी गुंजाइश है, क्योंकि इस तरह के धतकर्म करते हुए उसे ये कोई नया मसला नहीं है, ऐसे बार बार रिपीट होते रहे हैं। बीजेपी की आईटी सेल, जिसके इंचार्ज अमित मालवीय नाम के एक सज्जन हैं, वो एक के बाद एक झूठ पर झूठ सोशल मीडिया पर फैलाने के लिए कुख्यात हैं। तरह तरह से उनके झूठ पकड़े भी गए हैं, कई बार पकड़े गए हैं, लेकिन बीजेपी का रवैया नहीं बदला है, क्योंकि बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स ही झूठ पर आधारित है। वो झूठ गढ़ती है, झूठ फैलाती है और झूठ के झांसे में लोगों को फंसाती है। तो ये एक झूठ, बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया है और निश्चित रूप से ये, अगर जिन लोगों के दिमाग में अभी कोई थोड़ी सी तर्क शक्ति बची है, अंधभक्तों की बात छोड़ दे, तो उन्हें सोचना चाहिए कि बीजेपी का ये व्यवहार क्या कहता है। ये टूल किट माना जा रहा है कि जो मोदी सरकार की विफलताएं हैं, प्रधानमंत्री मोदी की विफलताएं हैं, उनसे ध्यान हटाने के लिए था और अपने जो अंधभक्त मतदाता हैं उनको ये बताने के लिए था कि केंद्र सरकार को अस्थिर करने के लिए, मोदी जी को बदनाम करने के लिए देखिए कांग्रेस कैसे कैसे षड्यंत्र रच रही है। तो वैसा कोई षड्यंत्र नहीं था, वैसा कोई टूल किट नहीं था, वैसे कोई उस तरह की भाषा और उस तरह के आरोप लगाने की कोई आधार नहीं था। लेकिन बीजेपी ने ऐसा किया
और उसकी ये जो, बल्कि ये कहना चाहिए कि कांग्रेस ने साजिश नहीं की थी, साजिश बीजेपी की तरफ से हुई थी और उसका पर्दाफाश हो गया। और पर्दाफाश ट्विटर ने किया है। अगर कोई और करता तो शायद उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते कि ये कांग्रेस का दलाल है, ये कांग्रेस के लिए काम करता है या बीजेपी विरोधी है, इस तरह का आरोप लगाकर उसको खारिज करने की कोशिश होती। लेकिन ट्विटर एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, वो अपने कुछ मानदंडों मानकों के हिसाब से काम करती है और उसने इसको फेक पाया। हालांकि इसके पहले ऑल्ट न्यूज़, जो कि फर्जी खबरों को ध्वस्त करने के लिए जाना जाता है, जो लगातार उनको चेक करके बताता रहता है कि ये खबर फर्जी है, ये वीडियो फर्जी है, ये सही है, उसने पहले ही बता दिया था कि ये फर्जी लेटर हेड पर बनाया गया है और उससे साफ हो गया था। वैसे तो पहले दिन ही साफ था कि इस तरह का कोई टूल किट कांग्रेस जारी नहीं करेगी, क्योंकि अगर आप वो 3 पन्ने का टूल किट पढ़ेंगे तो आपको उसी से समझ में आ जाएगा कि ये भाषा ये बीजेपी वालों की ज़्यादा है, कांग्रेस वालों की नहीं है। और कुछ जो बातें उसमें कही गई थी वो तो पहले से ही सोशल मीडिया में कांग्रेस नेता कर रहे थे, कह रहे थे, और उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जिसको लेकर बावेला खड़ा किया जाए। लेकिन एक पूरा मामला बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हुई थी। अच्छा हुआ है, खुलासा हो गया है और अब बहुत सारे लोगों की अगर चक्षु खुल जाएं तो अच्छी बात है। अगर वो धोखे में रहना चाहते हैं तो ये उनका फैसला है। अगली खबर लेते हैं। चरमपंथी संगठन हमास और इजराइल के बीच चल रहा संघर्ष रुक गया है। 11 दिनों तक चले इस संघर्ष में बड़ी संख्या में फिलिस्तीन के लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो इजराइल के भी कुछ लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू के ऑफिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सिक्योरिटी कैबिनेट की गुरुवार देर रात हुई बैठक के बाद संघर्ष विराम का फैसला लिया गया और वो इजिप्ट की ओर से लाए गए प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हैं। इजराइल के रक्षा विभाग के अफसरों ने दावा किया है कि उन्हें इस बार बड़ी सफलता मिली है। इसके बाद हमास ने भी एक बयान जारी करके संघर्ष विराम की घोषणा की और कहा कि गुरुवार रात 2 बजे से इसे अमल में लाया जाएगा। संघर्ष विराम के बाद गजा पट्टी में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और संघर्ष विराम का जश्न मनाया। उन्होंने फलस्तीन का झंडा लहराया और विक्ट्री का निशान दिखाकर अपनी जीत होने की बात कही। इस बार के संघर्ष में फलस्तीन के 232 लोग मारे गए हैं, जिसमें 65 बच्चे भी शामिल हैं। न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक हमास के एक अफसर ने कहा कि संघर्ष विराम की घोषणा का मतलब है कि नेतान्याहू की हार हुई है और फलस्तीन के लोगों की जीत हुई है। तो दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये स्पष्ट दिख रहा है कि इजराइल ने गजा पट्टी में बहुत ज़्यादा अंधेरगर्दी मचाई है, इतना बमबारी की है कि वहाँ 450 बड़ी इमारतें ध्वस्त कर दी हैं। इसके अलावा 16,000 घरों को भी नष्ट किया है, 250 के करीब जानें ले ली हैं, 2,000 करीब वहाँ पर इस हमलों से जख्मी हुए हैं, जबकि इजराइल में केवल 10 लोगों की मौतें हुई है। तो नुकसान तो गजा पट्टी में ज़्यादा हुआ है, लेकिन शायद जो हमास कह रहा है उसका मतलब ये है कि इजराइल पर प्रेशर बनाने में वो कामयाब हो गया है और हो सकता है कि ये जो मुद्दा फिर से पुनर्जीवित हो गया, उठ खड़ा हुआ है। उसके बाद जो अरब देश हैं, जो मुस्लिम मुमालिक हैं, जो पश्चिमी देश हैं, अमेरिका है, अमेरिका में भी दबाव बनेगा, यूरोप के देश में दबाव बनेगा, संयुक्त राष्ट्र में माहौल बनेगा और शायद इजराइल को अब बातचीत की टेबल पर आना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये जो हमले हुए थे ये स्थानीय राजनीति के हिसाब से भी हुए थे। बेंजामिन नेतान्याहू परेशान हैं क्योंकि उन्हें बहुमत नहीं मिल रहा है और वो अपने लिए समर्थन जुटाने के लिए हमले कर रहे थे। हमास को भी अपनी पैठ बढ़ानी है, अपना कंट्रोल स्थापित करना है, इसलिए वो भी कर रहा था। लेकिन ये साफ है कि इजराइल के अंदर भी अब बहुत बड़े पैमाने पर विद्रोह हो गया है। वहाँ 20% करीब जो अरब फिलिस्तीनी हैं वो उनकी आबादी है और वो भी विद्रोह पर उतारू हुए। कई जगह यहूदियों और फिलिस्तीनियों में दंगे भी हुए हैं। तो अंदर भी फूट पड़ रही है इजराइल के और ये इजराइल को कमज़ोर करेगी। तो बेहतर होगा कि इस अब युद्ध विराम हुआ है तो उसका बेहतर इस्तेमाल किया जाए और जो आगे की राह है, शांति की राह, उसको बनाया जाए, ना कि इस संघ विराम में अविश्वास और पनपे और फिर एक
नया युद्ध शुरू हो जाए जिसमें जानो माल का नुकसान हो। अब अगली खबर लेते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया है कि नारद घूस कांड मामले में टीएमसी के 4 बड़े नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया जाए। इनमें 2 नेता ममता सरकार में मंत्री हैं। इनके नाम फिरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी हैं, जबकि 2 अन्य पूर्व मंत्री मदन मित्रा और पूर्व मेयर सोवन चैटर्जी हैं। सीबीआई ने इन चारों को सोमवार सुबह गिरफ्तार किया था। टीएमसी नेताओं के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से निवेदन किया कि वो हाउस अरेस्ट के आदेश पर रोक लगा दे, लेकिन अदालत ने उनकी बात नहीं मानी। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी ने भी पलटवार करते हुए पश्चिम बंगाल पुलिस की सीआईडी ने भी बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह को एक मामले में समन भेज दिया है। अर्जुन सिंह को ये समन आर्थिक अपराध के मामले में भेजा गया है। एचटी के मुताबिक ये मामला तब का है जब अर्जुन सिंह टीएमसी में हुआ करते थे। समन में कहा गया कि इस बात के सबूत हैं कि अर्जुन सिंह के पास इस मामले में काफी जानकारी है। अर्जुन सिंह लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। वो 4 बार के विधायक रहे हैं और उन्हें राज्य की सियासत में बड़ा नेता माना जाता है। तो अर्जुन सिंह बड़े नेता भी हैं, ताकतवर नेता भी हैं, बाहुबली भी नेता हैं और ये माना जाता है कि टीएमसी के लिए पहले धन उगाही या फंड कलेक्शन का काम करते थे और फिर टूट कर बीजेपी में चले गए तो वहाँ उसके लिए काम करने लगे। तो उनका संबंध इस तरह की गतिविधियों से ज़्यादा रहा है जहाँ पर उनकी गतिविधियाँ क्वेश्चन के घेरे में रही हैं और उन पर एक अपराध का मामला पहले से दर्ज है। तो ये हो सकता है कि अब ममता बनर्जी भी जवाबी कार्रवाई में कि अगर आप सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम सीआईडी का इस्तेमाल करेंगे, और उन्होंने ये सिलसिला शुरू कर दिया है। अभी अर्जुन सिंह है और पता नहीं किन किन लोगों के मामले खोले जाएंगे। हो सकता है कि मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी के भी मामले निकलेंगे और भी कुछ नेताओं के बीजेपी के जो टीएमसी छोड़ कर गए हैं, दल बदल करके गए, उनकी संख्या अच्छी खासी है, तो उनके मामले भी खोले जाएं और फिर ये जो बदले की कार्रवाई है जो कि प्रधानमंत्री पीएमओ कर रहा है, गृह मंत्री कर रहे हैं केंद्र में, तो उसके बदले में अब ममता बनर्जी भी वहाँ कार्रवाई शुरू कर दें। तो एक कहना चाहिए कि किस तरह से राजनीतिक लड़ाई दूसरी लड़ाइयों में तब्दील होती जा रही है और इसका ये पूरे राजनीतिक माहौल को बंगाल के और भी गंदला करेगी। तो ये शुरुआत तो हालांकि बीजेपी की तरफ से हुई है। बीजेपी नई सरकार को काम करने देने को तैयार नहीं है, उसको अस्थिर कर रही है। गवर्नर भी लगे हैं, केंद्र सरकार भी लगी है, बीजेपी की पार्टी और तमाम एजेंसी सीबीआई, ईडी वगैरह, इनकम टैक्स वगैरह काम कर रही हैं। तो अब ये लड़ाई किस तरह से आगे बढ़ती है देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ममता बनर्जी खुलेआम ऐलान कर चुकी हैं, प्रधानमंत्री को डिक्टेटर घोषित कर चुकी हैं और एक तरफा संवाद करने वाला बता चुकी हैं। अब इसका नतीजा जो टकराव का सिलसिला है वो किस तरह से आगे बढ़ता है ये देखना है, लेकिन स्पष्ट है कि ममता बनर्जी पीछे हटने वाली नहीं है और वो भी तृणमूल से बीजेपी में गए नेताओं को टारगेट कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की तैयारी कर चुकी हैं, मन बना चुकी हैं। बल्कि ये सिलसिला अर्जुन सिंह के साथ शुरू हो गया है। अब देखें दूसरे नेताओं की बारी कब आती है। अगली खबर का रुख करते हैं। चर्चित पत्रिका तहलका के प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को गोवा की सेशंस कोर्ट ने शुक्रवार को बरी कर दिया है। तरुण तेजपाल के खिलाफ उनकी एक महिला सहयोगी ने 2013 में गोवा के एक 5 स्टार रिजॉर्ट में बलात्कार का आरोप लगाया था। महिला पत्रकार के द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद तरुण तेजपाल को तहलका के संपादक पद से हटा दिया गया था। उन्हें नवंबर 2013 में गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि मई 2014 में उन्हें जमानत मिल गई थी। गोवा पुलिस ने इस मामले में 2684 पन्नों की चार्जशीट गोवा की फास्ट ट्रैक कोर्ट में दायर की थी। पुलिस ने कहा था कि इसमें तेजपाल के खिलाफ काफी सबूत हैं। 2017 में ट्रायल कोर्ट ने तेजपाल पर बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोप तय किए थे। तेजपाल ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने अपने आदेश में गोवा में ही सुनवाई जारी रखने के निर्देश दिए थे। 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस केस को रद्द करने की तेजपाल की मांग को खारिज कर दिया था। तेजपाल की बेटी कारा तेजपाल ने एक बयान जारी करके कहा था कि उनके पिता को इस मामले में फंसाया गया है। बेटी ने कहा था कि बीते 7.5 साल उसके परिवार के लिए बेहद दुखद रहे हैं और इन झूठे आरोपों के कारण उन्हें भयंकर कष्टों से गुजरना पड़ा है। तो जाहिर है कि एक पूरे परिवार का जीवन
बहुत ही दुष्कर हो जाता है जब इस तरह के आरोप उसके किसी सदस्य पर लगते हैं। रेप जैसा घृणित और यौन दुर्व्यवहार जैसे घृणित अगर आरोप किसी के पिता पर, किसी के भाई पर लगते हैं तो पूरा परिवार विचलित होता है। तरुण तेजपाल पर ये आरोप लगे थे, सेशन कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है, वो मुक्त हैं। अब इसको ऊपरी अदालत में चैलेंज किया जाता है, नहीं किया जाता है, ये हमें नहीं पता, अभी तक जानकारी इस बारे में नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि तरुण तेजपाल को ऐसा लगता है कि फंसाने की भी कोशिश की गई थी और केंद्र की बीजेपी सरकार जो उनसे बहुत परेशान चल रही थी, पहले भी आपको मालूम है कि तरुण तेजपाल ने ही तहलका की स्थापना की थी और उन्होंने पहला जो स्टिंग ऑपरेशन किया था देश का, जिसमें वाजपेयी सरकार के बहुत सारे नेता फंस गए थे और उनकी पार्टी के अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण भी फंस गए थे, उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री थे, उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा था। जया जेटली भी फंस गई थी, तो वो उस समय उनकी बदनामी हुई थी। फिर तहलका की ही टीम ने गुजरात में दंगों के मामले में जो स्टिंग ऑपरेशन किया था, उसकी वजह से उस समय की मोदी सरकार को बहुत कुछ भुगतना पड़ा था, क्योंकि बहुत सारी सच्चाइयां उस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए सामने आ गई थी। तो एक टारगेट बीजेपी की सरकार ने, मोदी सरकार ने, अमित शाह ने तरुण तेजपाल को बनाया हुआ था। उन्हें वो मौका मिला और उन्होंने उनको इतने सालों तक परेशानी में फंसाए रखा। अब उन्हें मुक्ति मिली है, कितनी मुक्ति मिली है, कब तक वो मुक्त रह पाएंगे, बीजेपी उन्हें छोड़ देगी, मोदी शाह उन्हें मुक्त कर देंगे, ये अभी आगे देखने की बात है। आज की अंतिम खबर लेते हैं। 2 दिन के अंतराल के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर से उछाल आया है। इस महीने में 18 दिनों में ऐसा 11वीं बार हुआ है, जिसके कारण इस महीने पेट्रोल की कीमतों में ₹2.64 की बढ़ोतरी हुई है और डीजल की कीमत में ₹3 की बढ़ोतरी हुई है। आज की बढ़ोतरी की बात करें तो पेट्रोल की कीमत में 19 पैसे और डीजल की कीमत में 29 पैसे की वृद्धि की गई है। इसके कारण दिल्ली में पेट्रोल के 1 लीटर का दाम ₹93 के पार चला गया है और डीजल की कीमत भी ₹83.80 हो गई है। इसके अलावा मुंबई में पेट्रोल की कीमत 100 के आंकड़े को लगभग छू चुकी है। वर्तमान में मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 99.32 है। इसके अलावा डीजल की कीमत ₹91.01 है। वहीं राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमतों ने सैकड़ा लगा दिया है। इन बढ़ी हुई कीमतों के लिए सरकार द्वारा लगाया गया टैक्स ज़्यादा जिम्मेदार है। मसलन दिल्ली में 16 मई को पेट्रोल की कीमतों में केंद्रीय करों का 35.5% और राज्य करों का 23% हिस्सा था। इसी प्रकार डीजल की कीमत में केंद्रीय कर 38.2% और राज्य की तरफ से 14.6% का टैक्स लगाया गया है। बता दें कि 2020 में जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें गिरी, भारत सरकार ने अपने खजाने भरने के लिए तेल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया था और जिसकी वजह से उपभोक्ताओं को जो सस्ते दामों में तेल मिलना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सस्ता हो गया था, वो नहीं मुनासिब हुआ, बल्कि वो और लगातार कीमतें बढ़ती चली गई। और इसमें केंद्र सरकार एकमात्र जिम्मेदार है, जो नाजायज फायदा उठा रही है उपभोक्ताओं की मजबूरियों का। और न केवल ये पेट्रोल और डीजल के दामों की बढ़ोतरी मायने रखती, कुकिंग गैस भी लगभग 2 गुनी कीमत हो गई है उसकी, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि जब इतनी दाम बढ़ते हैं तो पूरी महंगाई बढ़ती है। अभी होलसेल प्राइस इंडेक्स आया था जिसमें महंगाई की दर 10% से ऊपर चली गई है, जो कि ऐतिहासिक है, अभी तक नहीं हुआ है। और जो रिटेल खुदरा महंगाई दर है वो भी काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो ये सारा बोझ आम आदमी पर, मध्य वर्ग पर पड़ रहा है, गरीब तबकों पर पड़ रहा है और ऐसे समय पड़ रहा है जब हर कोई कोरोना महामारी से जूझ रहा है, काम धंधे बंद हो गए हैं, कम हो गए हैं, आमदनी कम हो गई है। तब इस तरह का दबाव, इस तरह का नाजायज, ये कहना चाहिए लूट, केंद्र सरकार ने लगातार जारी रखी है और अपना मुंह, अपनी जुबान सिल कर रखी हुई है, वो सांस भी नहीं ले रही। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी बेरहम सरकार इस क्रूरता के साथ लोगों का शोषण कर रही है और उसे शर्म भी नहीं आ रही। इससे बड़ा दुर्भाग्य ये है
कि इसका विरोध बड़े पैमाने पर नहीं हो पा रहा है, न विपक्षी दल इसके खिलाफ आंदोलन कर पा रहे हैं, लड़ पा रहे हैं। शायद इसकी वजह कोरोना महामारी भी है कि वो सड़कों पर निकल नहीं सकते हैं। जो भी वजह है, जो भी स्थितियां हैं, उसमें केंद्र सरकार भरपूर शोषण करने को जैसे आज़ाद हो गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों को लेकर, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।